नमस्कार सभी को। मैं गजेंद्र सिंह पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल कक्षाओं की श्रृंखला में। इससे पूर्व की कक्षा में बात कर चुके हैं मृदा के बारे में। अब हम बात करेंगे कृषि। कृषि जो है, कृषि का सीधा सा तात्पर्य अगर पारिभाषिक तौर पर बात करें तो मानव द्वारा जो ऐच्छिक जो वनस्पति उगाई जाती है, मतलब इच्छा के द्वारा वनस्पति, तो उसे हम कृषि कहते हैं। जैसे कि अगर आपके खेत में कोई ऐसी स्वतः ही उत्पन्न हो जाए तो उसे हम खरपतवार कहेंगे, फसल नहीं कहेंगे। तो हम इच्छा से कोई भी बीज बोते हैं, उसको उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की कृषि के बारे में। देखेंगे भारत की कृषि की प्रकृति, उसकी विशेषताएं, कुछ फसलों के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण कृषि को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और पशुपालन भी बहुतायत से होता है। अब पशुपालन और कृषि जो है एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे? कि जैसे पशुओं के खाने के लिए चारा कृषि से मिल जाता है और पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, जैविक अपशिष्ट, वो सीधे काम आ जाते हैं कृषि में। तो भारत में दोनों ही चीज़ें बड़े पैमाने पर होती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब भारत में कृषि की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी किसको कहते हैं? कि एक विशेष सीमा में एक वर्ष में का कुल उत्पादन क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद में 1950-51 में कृषि का योगदान 55.40% था, जबकि वर्तमान में 17.9% है। ये प्रतिशत जो हम बात करें इसके योगदान की, तो हम देख रहे हैं कि पहले टेक्नोलॉजी कम थी, उद्योग धंधे कम थे, और जैसे जैसे उद्योग शुरू हुए तो लोगों का जो रोजगार है, लोगों का व्यवसाय है, वो कृषि से हटकर थोड़ा सा द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक श्रेणियों में आने लगा। तो धीरे धीरे कृषि का प्रतिशत कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कृषि लोगों ने करना छोड़ दिया, बहुत कम हो गई है, परंतु दूसरे व्यवसायों के समावेश के कारण इसका योगदान जो है थोड़ा सा कम है। अब बात करें सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में कृषि का जो योगदान कम हो रहा है, उसके क्या क्या कारण है? पहला कारण यह है कि भारत में कृषि पर शोध में खर्च होता है जीडीपी का मात्र 0.03%। मतलब यूं है कि भारत में कृषि पर जो है रिसर्च बहुत ही कम की जाती है। 0.03% हम खर्च करते हैं कृषि पर शोध कार्यों में। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी का 4% तक कृषि पर शोध में खर्च होता है। और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की जीडीपी जो है वो भारत की जीडीपी से काफ़ी आगे है। मतलब ये है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करता है, खर्च करता है किस पे? कृषि में शोध पर, भारत बनिस्पत कम। भारतीय कृषि आयोग ने कृषि शोध में जीडीपी का 5% योगदान करने की सिफारिश की है। यानी कम से कम 5% जीडीपी का कृषि पर खर्च होना चाहिए, कृषि शोध पर केवल। और खर्च कितना कर रहे हैं? 0.3%। तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि भारत में कृषि पर शोध कार्य में बहुत ही कम अमाउंट खर्च किया जाता है। और दूसरा एक कारण और है कि भारत द्वारा द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं में महत्व दिया जा रहा है, यानी उद्योग धंधों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनके डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बनिस्पत की कृषि के। अब पहला महत्व देख लिया हमने कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। दूसरा बात करें उद्योगों में महत्व है। अब बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनका कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है। उदाहरण देखें, कृषि से आधारित कई कृषि उद्योग जुड़े हुए हैं, जैसे चीनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये भी किसी न किसी तरीके से कृषि पर ही आश्रित है। भारत में 65 से 70% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और भारत में कृषि का कुल क्षेत्रफल लगभग 51% है। 51% भाग पर कृषि की जाती है। तो यह कृषि की सामान्य परिचय हो गया कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है। आगे बात करें तो कुछ शब्दावली देखेंगे, कृषि के प्रकार देखेंगे। बात करें शस्य गहनता या फसल गहनता, ये क्या होती है? किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी फसलें उगाई जा रही हैं उसे शस्य गहनता कहते हैं। या फिर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की बारंबारता, यानी एक साल में जितनी फसलें उगा रहे किसी भूमि पर, शस्य या फसल गहनता कहलाएगी। कृषि के प्रकार, अब कृषि के प्रकार देखने वाले हैं। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, इसमें गहन कृषि व आदिम कृषि। निर्वाह के कौन कौन से भाग है? गहन कृषि व आदिम कृषि। और आदिम कृषि के वापस तो भाग हो जाते हैं स्थानांतरित कृषि व चलवासी कृषि। ये आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं, केवल
परिचय के लिए आपको बताया जा रहा है। अब निर्वाह कृषि क्या है? नाम से स्पष्ट है कि निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना न होकर परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करना है। यानी केवल खाने के लिए जो कृषि की जाती है निर्वाह कृषि, दो प्रकार से ये है। एक गहन कृषि है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये कृषि गहन कृषि की जाती है। अच्छा, आदिम कृषि, आदिम यानी पुरानी, यह जनजातियों द्वारा परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि है। इसमें दो प्रकार की कृषि आती है आपकी, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि या कर्तन और दहन प्रणाली भी कर्तन और दहन प्रणाली द्वारा की जाती है। इसको कर्तन एवं दहन इंग्लिश में कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, तो ये दहन कृषि भी कही जाती है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। बात की जा रही कि जनजातियों द्वारा की जाती है और परंपरागत तरीके से। देखिए, जब मानव का विकास होना शुरू हुआ, उसे पता चला कि कुछ जो वनस्पति मैं अपनी इच्छा से भी उगा सक रहा हूँ, अच्छे से एक जगह मैं अपनी इच्छित बीज डालकर उससे उत्पादन ले सक रहा हूँ। तो पहले क्या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि कोई भी वन है उसको काट दिया, जब उसके पत्ते वत्ते सूख जाते उसको जला देते, जलाने से पूरा इलाका साफ हो जाता और उस साफ हुए इलाके में बीज डाल देते। इससे फ़ायदा ये होता कि वो जो राख है उससे कैल्शियम और अन्य तत्वों की पूर्ति हो जाती और फसल अच्छी होती। तो कुछ समय बाद वहाँ पर कृषि करते, धीरे धीरे उसकी पोषक तत्वों की कमी हो जाती, क्योंकि पहले ये पता नहीं था कि अलग से खाद डालकर भी इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो जब उत्पादन कम होने लग गया तो वहाँ रुकने का कोई सार नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहाँ पेड़ पौधों को काटा, उनको जलाया और राख में खेती की। कुछ समय बाद वहाँ भी उपजाऊपन खत्म हो गया तो दूसरी जगह चले गए, और तो इससे क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब कर्तन और दहन, कर्तन का मतलब काटना और दहन मतलब जलाना, वनस्पति काटना, सूखने पर उसको जला देना और उसी भाग पर कृषि करना और स्थानांतरित करते रहना, क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। इसको जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके उपनाम अपन पढ़ेंगे, उपनाम से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको वालरा कहा जाता है राजस्थान में। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा। अब वालरा भी दो प्रकार का है, दजिया, मैदानी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको दजिया, और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है राजस्थान में, उसको कहते हैं चिमाता। ठीक है, अब ये जूम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी सेवन सिस्टर्स वाला जो इलाका है वहां पर इसे जूम कहा जाता है। ब्राजील में इसे रोका, ठीक है, मिल्पा कहा जाता है इसको, मैक्सिको या चेन्ना कहा जाता है श्रीलंका में, लादांग कहते हैं इंडोनेशिया मलेशिया में, और तुमरी कहते हैं थाईलैंड में। तो इसमें समझने वाली कोई खास बात है नहीं है, आपको बस एक फैक्ट और अच्छे से याद रखने की इसको किस किस भाग में क्या क्या कहा जाता है। अब चलवासी कृषि, एक तो हमने पढ़ ली स्थानांतरित कृषि कर्तन दहन प्रणाली द्वारा, इसके उपनाम अच्छे से देख लिए। बात करें चलवासी कृषि की, इसमें ऋतु प्रवास किया जाता है, चारे एवं पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास। ये मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। बात करें हिमालयी क्षेत्र की, ठीक है, हम सभी जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर अच्छे से कृषि नहीं हो पाती है। कारण क्या है? एक तो पर्वतीय मृदा, उपजाऊ कम होती है, बहुत पतली परत होती है, और ढाल होने की वजह से खेती नहीं हो सकती। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। अब पशुओं को खाने के लिए चाहिए चारा, यहाँ तक क्लियर। बात करें जब शीतकाल में यहाँ पर बर्फ जम जाती है, बर्फ जम गई मतलब मृदा के ऊपर बर्फ की परत, तो किसी प्रकार की घास या पशुओं के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, तब वो क्या करते हैं? भोटिया और बकरवाल, दो जनजातियों के नाम याद रखें, ये मौसमी प्रवास करती है। भोटिया और बकरवाल जनजाति जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में आ गए अपने पशुओं के साथ में। कारण क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खाने पीने की कमी हो गई। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। ठीक है, अब वापस ग्रीष्म ऋतु आएगी, बर्फ पिघलेगी या वापस घास उग जाएगी, तो वापस पहाड़ों की ओर चले जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ऋतु प्रवास किया जा रहा है, मतलब ऋतु के आधार पर प्रवास किया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के लिए जाया जा रहा है। तो ये चलवासी है। दूसरा आपको उदाहरण दूं राजस्थान का, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो भी लोग हैं, जब वहाँ खाने की अन्न की बहुत कमी हो जाती है, चारे की, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने पशुओं को लेकर झुंड के झुंड लेकर राजस्थान के उन इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर चारे की उपलब्धता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ मैंने आपको बता दी। अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऋतु प्रवास और चलवासी कृषि क्या है।
आगे बढ़े कि भारतीय फसलों का वर्गीकरण, दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, जलवायु के आधार पर, उत्पादन के आधार पर। जलवायु के आधार पर खरीफ, रबी तथा जायद। खरीफ की फसल जो है यह वर्षा काल में होती है, उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए और इसको सियालू भी बोला जाता है। इसमें प्रमुख फसलें चावल, कपास, मक्का, जूट और बाजरा, सोयाबीन। इन फसलों के बारे में और थोड़ा विस्तार से आगे जानेंगे। अभी देखें रबी। रबी शीतकाल में होती है, शीतोष्ण जलवायु, इसको उनालू बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि शीतकाल में उनालू बोल रहे हैं और वर्षा काल में इसको सियालू बोला जा रहा है। इसमें गेहूं, सरसों, जौ, चना, अफीम और इसबगोल उगाए जाते हैं। बात करें जायद, ग्रीष्म काल में इसमें सब्जियां, चारा, मूंगफली और छोटी मोटी अन्य चीजें उगाई जाती हैं। और उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर फसलों को बांटे। खाद्यान्न यानी वे चीजें जिन्हें हम खा सकते हैं, खाद्यान्न कहलाते हैं। पहला भाग इसमें अनाज। अनाज आप सभी जानते हैं, उदाहरण पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, दलहन, चना, मटर, मसूर, मूंग, अरहर, उड़द, मोठ और सोयाबीन। ठीक है, खाद्यान्न में अनाज भी आएगा और तिलहन भी आएगा। तिलहन में मूंगफली, तिल, सरसों, सोयाबीन, अरंडी और तुलसी। एक विशेष बात याद रखें कि ये आपके सोयाबीन जो है दालों, अनाज में भी आएगा और तिलहन फसलों में भी आएगा। आगे बात करें व्यापारिक और नकदी फसलें। ऐसी फसलें जिन्हें सीधे तौर पर बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, व्यापारिक या नकदी फसलें कहलाती है। जैसे कपास, चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, रबर, अफीम। सूखे मेवे हो गए, जूट, मसाले, मिर्च, हल्दी, लौंग आदि। ठीक है, व्यापारिक फसलें हो गई। अब कुछ बात करें कि बाजरा खरीफ की फसल है। बाजरा किसमें आती है? आपके खरीफ की फसल में आती है, किंतु ये शुष्क जलवायु की फसल है। और मूंग तथा मूंगफली सामान्यतः खरीफ की फसल है, किंतु पश्चिमी राजस्थान व उत्तर पश्चिम में गुजरात में इसे जायद के रूप में बोया जाता है। ये कुछ सामान्य से फैक्ट्स है, आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। अच्छा, कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, ये आप कंफ्यूजन नहीं रखें, ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि ठीक रहे थोड़ा सा। भारत की प्रमुख फसलें, जैसे भारत की प्रमुख खरीफ की फसल है चावल। ये थोड़े से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं और अच्छी तैयारी वाले अभ्यर्थी भी इसको नहीं कर पाते। बहुत ही इजी और अच्छे फैक्ट से इसको एज इट इज याद रखना है। भारत की प्रमुख फसलें, खरीफ की फसल में सबसे प्रमुख चावल है। रबी की बात करें तो गेहूं, अनाज, अनाज में भी चावल, दलहन में सबसे ज़्यादा चना होता है, तिलहन में मूंगफली, व्यापारिक फसल है चाय। और भारत में वर्ष भर में सर्वाधिक बोए जाने वाली फसल है चावल। सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? चावल। और वर्ष भर में सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल भी क्या है? चावल। तो ये कुछ फैक्ट्स है। अब हम एक एक फसल की बात करेंगे अच्छे से समझते हुए। ध्यान से आपको ये सब चीज़ें देखनी है। सारा कंटेंट टाइप है, आप इसको साथ के साथ नहीं उतारें, अलग से भी उतार सकते हैं आप। चावल की बात करें, फैक्ट सारे आपको एज इट इज याद रखने हैं। यह उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की फसल है। जलवायु का और वर्गीकरण हम जलवायु वाले बिंदु में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इसका ये याद रखना है कि उष्ण तथा आर्द्र जलवायु यानी गर्मी और पानी जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ होगा आपका चावल। उसके बाद चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किया जाता है। एक्चुअली पंजाब और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के बाद ये प्रारंभ हुए। नॉट पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी प्रति हेक्टेयर में जितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उस मामले में पंजाब पहले स्थान पर आता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, परंतु निर्यात में प्रथम स्थान पर। मतलब चीन के बाद सेकंड नंबर पे उत्पादन कौन कर रहा है? भारत। परंतु निर्यात यानी एक देश से दूसरे देश पर जो बेचने का काम है वो भारत उसमें प्रथम है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण पश्चिम बंगाल में चावल वर्ष भर बोया जाता है। अब पश्चिम बंगाल आता है गंगा के लगभग उस डेल्टाई वाले इलाके में, वहाँ पर नई मिट्टी मिलती रहती है, तो वर्ष भर चावल की खेती पश्चिम बंगाल में होती रहती है। अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चावल की किस्में, ये किस्में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखें। पहला है बोरा। बोरा किस्म जो है ग्रीष्म काल में बोई जाती है। अमन जो है वर्षा काल में, और औंस जो है शीतकाल में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। चावल की अन्य किस्में पद्मा, जमुना, गोदावरी और जगन्नाथ। सीधा भी पूछा जा सकता है पद्मा, गोदावरी, जगन्नाथ क्या है, ठीक है। कैसे भी पूछें आपको प्रश्न, आपको बस फैक्ट याद रखना है और अच्छे से एनालिसिस करके उत्तर देना है।
छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा या चावल की घाटी भी कहते हैं। भारत की हुआंगहो नदी महानदी को कहा जाता है। तंजावुर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा। 2 कटोरे हो गए। भारत का कटोरे की बात करें छत्तीसगढ़, दक्षिण की बात करें तो तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है। आगे बात करें कपास, ये भी एक नकदी फसल है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में होता है। बीटी अमेरिकन कपास को भारत में नरमा कहा जाता है। ये कपास की एक उन्नत किस्म है, भारत में इसको नरमा कहा जाता है। पूछा भी जा सकता है कि नरमा किसकी किस्म है। आपको जितने भी फैक्ट्स है एज इट इज याद रखने हैं। भारत चीन के बाद दूसरा कपास उत्पादक देश है, किंतु घटिया किस्म की उत्पादकता के कारण कपास को आयात करना पड़ता है। भारत में उत्पादन तो बहुत हो रहा है पर छोटे रेशे। अब कपास घटिया कैसे होगा, उसके रेशे छोटे आएंगे तो फाइबर लंबा नहीं बन पाएगा। तो कारण क्या है, बाहर से कपास मंगवाने का कारण यह कि किस्म थोड़ी सी बढ़िया नहीं है। बात करें चाय, बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ है। भारत में चाय का व्यावसायिक उत्पादन 1834-35 में असम में अंग्रेजों द्वारा किया गया। किसका? चाय का उत्पादन। चाय की भौगोलिक दशा, चाय उत्पादन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ढालू भूमि, एक तो ढाल होनी चाहिए, लेटेराइट मिट्टी, सूर्य की तिरछी किरणें अथवा सुनहरी किरणें, यानी सीधी किरणें जहां पड़ेगी वहां चाय नहीं हो पाएगी। और लेटेराइट मृदा वाले में हम ये बात कर चुके हैं। सर्वाधिक उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा मेघालय के पठार से चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तमिलनाडु और केरल में चाय का उत्पादन नीलगिरी, अन्नामलाई के पश्चिमी ढालों पर होता है। ठीक है, यह भी एक फैक्ट है। दक्षिण भारत में मुन्नार, केरल की चाय प्रसिद्ध है। जैसे उत्तर भारत में दार्जिलिंग और असम की चाय फेमस है, दक्षिण में बात करें तो मुन्नार, केरल की चाय प्रसिद्ध है। क्वालिटी वाइज वो बढ़िया होती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की चाय अपनी सुगंध के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे विदेशों में भी भेजा जाता है। भारत में मुख्यतः काली चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, चाय जो काली ग्रीन टी होती है, ब्लैक टी, उस तरीके से तो काली चाय का उत्पादन भारत में अधिक होता है। भारत का चाय उत्पादन में श्रीलंका और चीन के बाद तीसरा स्थान है। भारत चाय उपयोग में प्रथम है। चाय भारत, विश्व में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले लोग कहाँ हैं? भारत में। आपने आसपास देखा होगा कि गर्मी की जो तेज़ धूप में भी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो इतने ज़बरदस्त प्रशंसक हैं चाय के भारत में। तो चाय को सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। अब भारत जब चाय निर्यात करता है तो ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा चाय भेजी जाती है। आगे बात करें, चाय की बात हो गई, चाय के बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी देख लेते हैं। भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए? लगभग चाय के समान, परंतु एक अंतर आएगा। वहाँ चाय में आपको सूर्य की किरणें तिरछी या सुनहली चाहिए थी और कॉफ़ी में आपको तेज किरणें चाहिए। भौगोलिक दशाएं ढालू भूमि यानी पर्वतीय क्षेत्रों में ही हो पाएगी। लेटेराइट मृदा होनी चाहिए, किंतु सूर्य की सीधी किरणें आवश्यक है। तिरछी किरणें किसके लिए? चाय के लिए। सीधी किरणें किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। जो अभ्यर्थी बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सही कथन, गलत कथन, मिलान, इन सब चीज़ों में ये पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत में कॉफ़ी मुख्यतः पूर्वी ढालों पर बोई जाती है। अब पूर्वी ढालों पर क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बाबा बुदन पहाड़ी बात कर ली हमने, भौतिक प्रदेश में कर्नाटक में स्थित है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। कॉफ़ी उत्पादन में शीर्ष स्थान रखने वाले राज्य, उत्पादन कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु में होता है। यानी कॉफ़ी दक्षिण भारत में ही सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं। किस्म आपको हर एक फसल की याद रखनी, जो भी आपको बताया जा रहा है। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका, 3 किस्में कॉफ़ी की होती है। भारत में केवल 2, अरेबिका और रोबस्टा का उत्पादन होता है। उसमें भी अरेबिका का सबसे अधिक होता है। लाइबेरिका का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। बात करें मक्का, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है। मक्के के हरे पौधे से कृत्रिम रूप से एथिलीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एथिलीन क्या काम आती? फलों को पकाने के काम आती है। सूखे पौधे से निर्मित चारा साइलेज कहलाता है। पौधा सूख जाता है, स्थानीय भाषा में उसको कड़प कहते हैं। कड़प या कड़प, जो भी आपको स्थानीय शब्द यूज किया जाता है, तो वो मक्का है। बात करें जूट की, जूट राजस्थान की स्थानीय भाषा में उसको तगा भी कहते हैं। बोरियां जिससे आपने बनती देखी वो जूट है। पश्चिम बंगाल भारत का 90% जूट का उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये हल्के सुनहरे रंग का होता है।
बाजरा सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान और गुजरात में होता है और भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करता है। यह बाजरा मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है, अगर फसलों की बात की जाए, देखिए वैसे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो एक जीव होता है या सी फूड है स्पाइरुलिना, पर यह समुद्री खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा तो स्पाइरुलिना में होता है। पर फसल की बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन यानी लगभग 46% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मालवा का पठार जो है सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। बात करें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब में होता है। अब एक खास बात है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब का स्थान प्रथम है और उन्नत किस्में जो है मैक्सिकन, सुजाता, कल्याण, सौंग और लाल बहादुर, ये गेहूं की जो है उन्नत किस्में हैं। उन्नत किस्म का मतलब है सीधा सा जिनमें रोग कम लगते हैं, जिनकी उत्पादन अधिक होता है जिनका, और पौष्टिकता भी होती है, वो उन्नत किस्में कहलाती हैं। तो गेहूं की उन्नत किस्में मैक्सिकन, सुजाता, कल्याण, सौंग, लाल बहादुर, ये सारी उन्नत किस्में। सरसों आप सभी जानते हैं तिलहन फसल है, तेल निकाला जाता है, खाद्य के रूप में काम लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान और पंजाब से होता है। बात करें चना की, दाल है, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश व राजस्थान में, जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में। अफीम, इसका उत्पादन केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होता है और इन्हीं राज्यों में होता है। विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। अफीम की बात करें तो अफगानिस्तान विश्व में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। इसबगोल राजस्थान में, रागी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये भी अनाज की श्रेणी में आती है रागी। ज्वार महाराष्ट्र, गुजरात, ज्वार को गरीब की रोटी और सोरगम भी कहते हैं क्योंकि ये कम अनुकूल परिस्थितियों में भी पैदा हो जाती, कम जल के भी, तो ज्वार गरीब की रोटी कहलाती है। नारियल सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है दक्षिण में होंगे केरल व तमिलनाडु। रबर जो है केरल तमिलनाडु में होता है, ये बागवानी फसलें हैं। काली मिर्च, जैसे काली मिर्च, हल्दी और लौंग, ये केरल में सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब मसाले सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं। प्याज की बात करें तो प्याज के लिए महाराष्ट्र का नासिक स्थल प्रसिद्ध है। मूंगफली के मामले में गुजरात का राजकोट प्रसिद्ध है। राजकोट से उन्नत और उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो राजकोट प्रसिद्ध है। गन्ने का मुख्यतः उपयोग शक्कर बनाने में, चीनी उद्योग में, अल्कोहल बनाने में, और इसका जो बचा हुआ भाग है उसका कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है किंतु उन्नत किस्म का गन्ना महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गन्ने उत्पादित होते हैं, परंतु क्वालिटी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में, क्वालिटी का सीधा सा मतलब है शर्करा की मात्रा उसमें अधिक होती है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में होता है क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर गन्ना सबसे अधिक महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। तंबाकू आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश की गंटूर वैली, नाम याद रखें, पूछ सकते हैं। गंटूर वैली तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब मटर की बात करें, दालों में आता है मटर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मसूर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मूंग मध्य प्रदेश में, अरहर या उड़द मध्य प्रदेश में। आप देख रहे होंगे जितनी भी दालें हैं उन सबका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में इनका उत्पादन हो रहा है। मोठ की बात करें तो राजस्थान में, अलसी महाराष्ट्र में। अलसी की क्या खासियत है, इसमें ओमेगा 3 नामक प्रोटीन होता है। तिलहनी फसल है। तिल उत्तर भारत में खरीफ किंतु दक्षिण भारत में रबी के रूप में बोया जाता है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट के तौर पर आपको पूछ सकते हैं, याद रखें। संतरा नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ का प्रसिद्ध है। केला, मोहन भोग किस्म का केला जो है तमिलनाडु का, वो अपना एक अलग स्थान रखता है, प्रसिद्ध है। आम जो है, आम के अलग अलग प्रकार होते हैं। अल्फासो आम महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। दशहरी आम उत्तर प्रदेश, केसर आम गुजरात और चौसा आम बिहार। तो ये आम के कुछ प्रकार और प्रसिद्ध स्थल मैंने आपको बता दिए हैं। सेब जो है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी और जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में बहुतायत से होते हैं। सूखे मेवे जम्मू कश्मीर, मसाले सबसे ज़्यादा केरल में, हम पूर्व में बात कर चुके हैं। अनाज उत्तर प्रदेश में, दलहन मध्य प्रदेश और तिलहन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है।
अमरूद के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है, और आंवला प्रतापगढ़ यूपी में सबसे अधिक होता है। तो ये तो हो गई आपके प्रमुख फसलें। और भी हम कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरित क्रांति शब्द आपको सुनने मिलता है जब भी आप कृषि की बात करते हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गेट द्वारा दिया गया है। यही कंफ्यूजन होता है कि शब्द किसने दिया, क्रांति के लिए भारत में जिम्मेदार कौन है और किसने स्टार्ट किया। इसलिए फैक्ट सारे आपको एक ही स्लाइड पर देखने मिलेंगे, अच्छे से याद करना है आपको इनको। हरित क्रांति शब्द विलियम गेट द्वारा दिया गया। हरित क्रांति के सूत्रधार याद रखें नॉर्मन बोरलॉग है। सूत्रधार पूछा जाए तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, और ये मैक्सिको के मूल निवासी थे। हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में फोर्ड कमीशन के सुझाव पर हुआ 1961-64 में। हरित क्रांति का उपगम क्या है कि उन्नत बीज शस्य प्रणाली को अपनाना, इसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज अपनाए गए। और भारत क्या है कि यहाँ पर उत्पादन काफी कम था फसलों का, तो हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया गया। और खाद्यान्न का उत्पादन कब बढ़ेगा, एक तो उन्नत क्वालिटी के आप अगर बीज लाएंगे और उच्च क्षमता अगर उनकी होगी उत्पादन, तो ये काम किया गया हरित क्रांति में। अब हरित क्रांति के लिए भारत में नोडल एजेंसी जो है वो पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड इसके लिए नोडल एजेंसी है। भारत में कृषि क्रांति के सूत्रधार MS स्वामीनाथन, अलग से भी लिख लेता हूं मैं, MS स्वामीनाथन, ये थोड़ा सा आप याद रखें। भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन। कई बार पूछा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति में क्या क्या चीजें सम्मिलित थी, पहला तो है कि उन्नत बीजों का प्रयोग, यानी बीज आपको लेने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, उत्पादन बढ़िया देवे। फिर है गहन कृषि प्रणाली का उपयोग करना, जिसमें सिंचाई साधनों का विस्तार करना, गहनता से कृषि की जाए और सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाई जाए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया और मशीनीकरण अपनाया गया। इन सब चीज़ों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जो है ये थोड़ा सा बाद में जाके बहुत दिक्कत दिया, अपन देखेंगे। निम्न उन्नत बीज अपनाए गए। अब ये क्या है कि अब बीज उन्नत लाए गए तो कौन कौन से, गेहूं में लाए मैक्सिकन गेहूं और जापानी चावल, जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है, ये दो किस्में भरपूर मात्रा में प्रयोग की गई। अब कोई भी चीज होती है तो उसके सकारात्मक पक्ष होते हैं, उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। तो हरित क्रांति भी सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों को लिए हुए हैं। देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष क्या है कि गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई, गेहूं बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा, और चावल उत्पादन सामान्य रही, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ोतरी इसमें भी रही। नकारात्मक पक्ष क्या है, एक तो प्रादेशिक आर्थिक विषमता, मतलब एक कुछ प्रदेश तो कृषि में काफी आगे निकल गए, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश, और कुछ प्रदेश काफी पीछे रह गए, क्योंकि जहां हरित क्रांति चली वहां अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आर्थिक संपन्नता आई, और मतलब इसको कह सकते हैं कि विषमता में वृद्धि हुई। मोटे अनाज का कृषि क्षेत्र कम हुआ। मोटे अनाज कौन सा, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तो जब गेहूं और चावल ही उगाएंगे जो पतले अनाज हैं, तो मोटे अनाज का कृषि क्षेत्र कम हो गया। और गहन कृषि प्रणाली से ऊसर भूमि जो थी, चारागाह वगैरह बहुत सारे कम होने लगे। तो ये हरित क्रांति का हमने पूरा पढ़ लिया है। हरित क्रांति शब्द, भारत में हरित क्रांति कब हुई, किस पंचवर्षीय योजना में, क्या क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष रहे। उसके बाद बात करें कि श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। अमूल का आपने नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1968 में स्थापना की गई, संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये चीज है कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत अमूल का जो है उसकी स्थापना की गई। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड ये चलाया गया 1970 में। अच्छा, ये अमूल जो है अलग से एक संस्था है, और श्वेत क्रांति 1970 में चली। राजस्थान सहित 10 राज्यों में प्रारंभ की गई। प्रारंभ में 10 राज्य थे। अब कई बार एग्जाम में अलग अलग क्रांतियां और उनसे संबंधित जो उत्पादक है, मतलब जिनका उत्पादन करने के लिए वो क्रांतियां की गई, उनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड तो हो गया दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति सरसों के लिए, नीली क्रांति सी फूड यानी समुद्री और मत्स्य के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा, गोल क्रांति आलू, लाल क्रांति टमाटर व मांस, रजत क्रांति अंडे,
बादामी क्रांति मसालों के लिए की गई, सुनहरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण, कृष्ण या काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए, ग्रे क्रांति सीमेंट के लिए, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक के लिए, इंद्रधनुष यानी सभी क्रांतियों का योग, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना एक प्रकार की। क्रांति का मतलब यूं नहीं कि कोई तोड़फोड़ की गई या उग्र आंदोलन किया गया। क्रांति का सीधा सा मतलब है कि इन क्षेत्रों में विशेष तौर से ध्यान दिया गया और इसको उन्नत किया गया। ये कुछ क्रांतियां हमने बात की। अब कृषि का, कई बार कृषि से प्रश्न आते हैं कि अलग अलग, जैसे कृषि है, जैसे एग्रीकल्चर कृषि है, तो अलग अलग तरह के कल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर को कल्चर क्यों कहते हैं? कल्चर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पारंपरिक तौर पर किए जा रहे हैं और ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए कल्चर कहलाते हैं। सिल्वी कल्चर जो इसमें वनों की कृषि की जाती है, बागानी फसलें जितनी भी वो उनको उगाना क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फूलों, फलों, सब्जियों, वृक्षों, झाड़ियों आदि की कृषि की जाती है। बात करें फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों की कृषि की जाती है, स्पेशल तौर पे अगर फूल उगाए जा रहे हैं फ्लोरिकल्चर में आएगा। ये हॉर्टिकल्चर का ही एक प्रकार का भाग है। ओलेरिकल्चर, इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है, ये भी किसका भाग है? हॉर्टिकल्चर का। आगे देखें, आर्बरिकल्चर यानी सब्जियों की कृषि करना क्या कहलाता है? आर्बरिकल्चर। सेरिकल्चर, सिल्क या रेशम उत्पादन। विटीकल्चर, अंगूर की कृषि। पीसीकल्चर, व्यापारिक मत्स्य पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और ओल्विकल्चर, जैतून की कृषि। तो ये हमने बात कर ली भारत की प्रमुख कृषि संबंधी जानकारियों की। फसल के बारे में हमने जाना। आपके एग्जाम में लगभग प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है इसको थोड़ा आपको अच्छे से याद करना है, और फैक्ट जो है फैक्ट आपको एज इट इज याद करना है। दूसरा, किस्मों और उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। आगे की कक्षाओं में हम और भी भूगोल के बारे में जानेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।